नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेज में। मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ, पॉलिटी की एक दूसरी क्लास लेकर के। क्योंकि पहली क्लास में आप लोगों को भारत का संवैधानिक विकास के बारे में बताया गया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुए थे उसके बारे में। और उसके बाद फिर हम लोग बात किए थे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ था उसके बारे में। तो आज हम लोग जो पॉलिटी की दूसरी क्लास पढ़ेंगे, उसमें भारतीय संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली है, खास करके संविधान सभा की जो मांग सर्वप्रथम कब से किसके द्वारा की गई थी, इसके अलावा क्रिप्स मिशन जो था, बिबिल योजना, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, भारत सरकार अंतरिम सरकार का गठन, माउंटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इन सब चीज़ों के बारे हम लोग इस वीडियो में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। यानी यहाँ से एग्जाम में जो टॉपिक बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि किसी भी एग्जाम के लिए एक तरीके से रामबाण बन के सामने आता है। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट ही बन गया है, जिसका ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ से संविधान सभा की मांग के बारे में। अगर संविधान सभा की मांग के बारे में बात की जाए, तो सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग कब की गई थी? भारत यानी कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। इसकी मांग सबसे पहले कब की गई थी? तो 1924 में सबसे पहले 1924 में संविधान सभा की मांग की गई थी। किसके द्वारा? सबसे पहला जो विचार दिया गया था कि संविधान सभा होनी चाहिए भारत के लिए, वो स्वराज पार्टी ने दिया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। हम लोग एक-एक करके यहाँ से एक-एक टाइटल करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ से सीरीज वाइज पढ़ते चलेंगे तो अच्छी खासी नॉलेज हम लोगों को यहाँ से मिलने शुरू हो जाएगी। 1924 में जो स्वराज पार्टी के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया गया था। उसके बाद फिर बात की जाती है 1934 की। 1924 के बाद 1934 में एक नेता थे, उस समय पॉलिटिकल नेता थे, एम एन रॉय एम एन रॉय। इन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा यानी सीए की मांग रखी। इन्होंने सीए की मांग रखी। सीए मतलब क्या होता है? सीए मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा। इन्होंने संविधान सभा की मांग रखी और इसके 1934 के जस्ट एक साल बाद 1935 में कांग्रेस ने सीए से भारतीय संविधान बनाने की मांग रखी थी। इसके बाद आता है 1938। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा या घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान होगा वह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाएगा और यह वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए। ऐसा विचार यानी ऐसा घोषणा जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में किया था। इसके बाद फिर 1940 में एक आता है अगस्त प्रस्ताव। 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव में सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा के जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा सैद्धांतिक रूप से। यानी हालांकि बाद में ये अगस्त प्रस्ताव असफल रहा था। अगस्त प्रस्ताव जिसे लॉर्ड लिथगो के द्वारा पेश किया गया था। एक तरीके से इसको अगस्त ऑफर भी कहा जाता है, यानी लॉर्ड लिथगो प्रस्ताव या लॉर्ड लिथगो ऑफर। और इसका जो मेन मकसद था वो जो अल्पसंख्यक थे यानी मुस्लिम लीग का समर्थन पाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था, खास करके लिथगो के द्वारा। और यह एक तरीके से कहा जाए तो कोई भी संवैधानिक अगर संविधान सभा के द्वारा कोई भी स्वीकृति अगर देखी जाएगी, अपनाई जाएगी, तो बिना मुस्लिम लीग के द्वारा समर्थन के उसको नहीं किया जाएगा। इस तरीके से यह कांग्रेस वालों को रास नहीं आया और अगस्त प्रस्ताव जो अगस्त ऑफर था वो एक तरीके से असफल रहा। कोई उसका परिणाम सामने निकल कर नहीं आया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1942 में। 1942 में आता है क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। और क्रिप्स मिशन के जरिए सबसे पहले जो क्रिप्स प्रस्ताव था, जिसके द्वारा सीए बनाने की मांग की गई थी, उसमें एक विचार लाया गया था, उसको अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन उसके क्या परिणाम थे, क्या क्या क्रिप्स मिशन के क्या क्या बातें थी, उसको हम लोग आगे चलिए सबसे पहले देखते हैं। क्रिप्स मिशन के बारे में अच्छे से पूरी नॉलेज प्राप्त करते हैं कि क्रिप्स मिशन क्या था। अब यहाँ से इतना चीजें आप लोग नोट करिएगा। सबसे पहला विचार स्वराज पार्टी ने दिया था। उसके बाद 1934 में एम एन राय ने सीए बनाने की मांग रखी थी। सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा। और उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि इसमें कोई बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के भारत का संविधान सभा बनना चाहिए और इसमें इसमें जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा इसको बनाया जाना चाहिए। और उसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, जिसमें सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा को स्वीकार किया गया था, बाद में स्वीकार कर दिया गया था। उसके बाद फिर 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। तो आइए क्रिप्स मिशन को हम लोग देखते हैं कि क्रिप्स मिशन क्या था, उसके क्या उद्देश्य थे, उसके प्रमुख बिंदु क्या थे। क्रिप्स मिशन की बात अगर की जाए
तो यह 22 मार्च 1942 को आया था। कब आया था? 22 मार्च 1942 को। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था और इसका जो उद्देश्य था वो एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना था जो ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की होगी। यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य की। यहाँ पे औपनिवेशिक स्वराज्य की मतलब क्या होता है? औपनिवेशिक स्वराज्य का मतलब यह होता है कि आंतरिक मामलों में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता, यानी उसको जो उसका स्वायत्त शासन था वो एक तरीके से स्वतंत्र रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर जो है राजनीतिक नियंत्रण ब्रिटेन का बना रहेगा। यानी अगर एक तरीके से कहा जाए, जो भी शक्तिशाली या विकसित राष्ट्र होते हैं, खास करके उस समय जो ब्रिटेन था वो बहुत सारे देशों को अपने उपनिवेश के अंतर्गत उसमें शामिल किया हुआ था, जिसपे वो अपना राजनीतिक, सांस्कृतिक और एक धार्मिक नियंत्रण स्थापित किया हुआ था। बाकी उसमें आंतरिक मामले जो थे उसमें उस देश को स्वतंत्रता दे दी गई थी। इसी को हम लोग बोलते हैं औपनिवेशिक स्वराज या उपनिवेशवाद। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इसमें इसके जो प्रमुख बिंदु थे क्रिप्स मिशन के, वो क्या क्या थे, तो इसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो संविधान सभा की स्थापना करना। इसका जो पहला उद्देश्य था वो संविधान सभा की स्थापना करना था। संविधान सभा की स्थापना करना, संविधान सभा की स्थापना करना इसका जो प्रथम उद्देश्य था, प्रमुख बिंदु था। और साथ में ऐसे मतलब जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों एवं देसी रियासतों के जो है वो प्रतिनिधि शामिल होंगे। यानी ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो थे और जो देसी रियासतें थी, उस सब भारतीय संविधान सभा को बनाए जाने में दोनों लोग उसमें शामिल होंगे। और साथ में जो दूसरी बात थी इसमें, क्रिप्स प्रस्ताव में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था। यानी पाकिस्तान की मांग को कि भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े होंगे, और पाकिस्तान की मांग को कि पाकिस्तान एक अलग देश हो गया, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से इसको स्वीकार किया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से इसको स्वीकार किया गया था। अब अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करने के कारण कांग्रेस वाले नाराज हो गए इस क्रिप्स मिशन से कि ये क्योंकि कांग्रेस वाले नहीं चाहते थे कि भारत के दो टुकड़े हो, क्योंकि कांग्रेस वाले यही चाहते थे कि भारत अखंड भारत बना रहे। और जबकि मुस्लिम लीग क्या चाहता था कि पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में हमको दिया जाए। अब दोनों में बीच में मतभेद हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे इस बात को लेकर के नाराजगी आई कि इसको अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया गया है, और जबकि मुस्लिम लीग की तरफ से ये नाराजगी आई कि इसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं स्वीकार किया गया है, अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया है। इसलिए एक क्रिप्स मिशन जो है एक तरीके से क्या रहा, असफल रहा, क्योंकि ना कांग्रेस की बात बन पाई इसमें, ना मुस्लिम लीग की बात बन पाई। और इसमें इस प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था, दिवालिया बैंक द्वारा दिवालिया बैंक द्वारा पोस्ट डेटेड चेक, क्या डेटेड पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा इसको दिवालिया बैंक द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था क्रिप्स मिशन को। क्यों कहा गया था? क्योंकि जो औपनिवेशिक स्वराज की जो बात इसमें की गई थी अंग्रेजों के द्वारा इस मिशन में, उसके लिए कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी कि कब होगा ये। मतलब वो अनिश्चित तिथि थी कि आज होगा कि 10 साल बाद होगा, कब होगा कोई तिथि निश्चित नहीं थी। इसलिए महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक द्वारा पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई थी। तो इस तरीके से इसके जो इस क्रिप्स मिशन के जो फेल होने के पहलू थे वो ये थे कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया था, इससे कांग्रेस वाले खिन्न हो गए, और पाकिस्तान की मांग को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, इसलिए मुस्लिम लीग वाले खिन्न हो गए। अतः क्रिप्स मिशन क्या हो गया था, ये असफल हो गया था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेबेल योजना। बेबेल योजना जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें से भी एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं कि इसके प्रमुख बिंदु क्या थे। तो बेबेल योजना को हम लोग देखते हैं। बेबेल योजना जो भारत आई थी वो 4 जून 1945 को थी। कब आई थी? 4 जून 4 जून 1945 को। अब बेबेल योजना के प्रमुख बिंदु क्या थे उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। जब यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए और भारत में संवैधानिक गतिरोध समाप्त करने के लिए ये योजना, बेबेल योजना लाई गई थी। अब एक तरीके से इसके जो प्रमुख बिंदु थे वो संविधान सभा को बनाए जाने तक एक प्रकार की अंतरिम व्यवस्था करना था, अंतरिम सरकार की व्यवस्था करना था, एक प्रकार की अंतरिम व्यवस्था करना था जब तक संविधान नहीं बन रहा है। और वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसका पुनर्गठन किया जाएगा, इस बेबेल योजना में ऐसा बताया गया। और पुनर्गठन ऐसा होगा जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़ करके सारे सदस्य भारतीय होंगे। इस बेबेल योजना के इस प्रमुख बिंदु में इसको भी बताया गया था। इसके अलावा जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तार किए गए थे नेता, भारतीय नेता गिरफ्तार किए गए थे,
उन सबको रिहा करने के आदेश जारी किए गए बिबेल योजना में। और जो सबसे लास्ट बात थी, बिबेल योजना क्यों असफल रही थी? बिबेल योजना इसलिए असफल रही थी क्योंकि कांग्रेस ने एक अखंड भारत के लिए बात किया, आग्रह किया था, जबकि मुस्लिम लीग ने इसे पाकिस्तान के लिए आग्रह किया। मतलब ये भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा था 1940 के बाद से इतना तूल पकड़ चुका था कि कई कई सम्मेलन हुए, सब असफलता और सफलता इस भारत और पाकिस्तान के बीच एक कड़ी बनी रही सम्मेलनों के, जिसकी वजह से सारे के सारे जो है यहाँ पे क्रिप्स मिशन भी उसी का परिणाम रहा असफल होने का, बिबेल योजना भी। और इसमें हालांकि कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहता था कि भारत दो टुकड़े हों, भारत एक अखंड भारत बना रहे। और इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब ये नेताओं को रिहा किया जाएगा, तो उसमें एक ये भी निर्णय लिया गया था कि इसमें इसके जरिए एक शिमला सम्मेलन किया जाएगा, शिमला सम्मेलन। तो यहाँ पे जो शिमला सम्मेलन हुआ था 4 जून 1945 को बिबेल योजना आई थी, और शिमला सम्मेलन जो हुआ था वो 25 जून 1945 को आई थी। 25 जून मतलब 21 दिन बाद ये शिमला सम्मेलन हुआ 1945 को। उसी साल 4 जून के बाद 25 जून को ये शिमला सम्मेलन होता है, क्योंकि ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो नेता गिरफ्तार किए गए थे, उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि हम एक शिमला सम्मेलन करेंगे, इसमें कुछ बातचीत करेंगे। अब इसका नेतृत्व किसने किया था? शिमला सम्मेलन का नेतृत्व जो किया था वो अबुल कलाम आजाद ने किया था। ये एग्जाम में पूछता है, किसने किया था? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ने शिमला सम्मेलन का नेतृत्व किया था, और इसमें 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने? 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है। और इसमें मुस्लिम लीग के द्वारा यह शर्त रखी गई थी कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होंगे, और उसमें जो सभी मुस्लिम सदस्य होंगे, मतलब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी भारतीयों को शामिल किया जाने लगा था। अब सभी भारतीयों में से कुछ मुसलमान सदस्य भी होंगे, तो ऐसे में जो मुस्लिम सदस्य होंगे उनका जो चुनाव किया जाएगा वो मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाएगा। वो मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाएगा, वो कांग्रेस के द्वारा नहीं किया जाएगा, न वायसराय द्वारा किया जाएगा। यही इसी बात को लेकर के कांग्रेस ने इसमें मतभेद अपना जताया, और जिसकी वजह से यह शिमला सम्मेलन क्या कर दिया गया था, ये शिमला सम्मेलन रद्द हो गया था, इसके अस्वीकार कर दिया गया था। क्योंकि मुस्लिम लीग जो चाहती थी कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें जो सदस्य होंगे उसका चयन वो मुस्लिम लीग खुद करेगी, और इस बात के लिए कांग्रेस राजी नहीं था। अगर ये अपने मन से खुद चयन करेगी सदस्यों का, तो अपने मनमाने सदस्यों को भरेगी, जो राजनीति से थोड़ा दूर जाकर के पाकिस्तान की मांग को लेकर के या देश में फूट डालने की कोशिश करेंगे, जो भारत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए इस शिमला सम्मेलन को भी क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद एक चीज आती है कैबिनेट मिशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैबिनेट मिशन जो कि 22 जनवरी 1946 को 22 जनवरी 1946 को भारत आता है। कैबिनेट मिशन, ये मिशन, इसी मिशन से भारत के लिए कुछ काम बनना चालू होता है, जो कि कैबिनेट मिशन के द्वारा बनता है। इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री इस समय जो थे वो कौन था? क्लीमेंट इटली। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट इटली थे। और क्लीमेंट इटली जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ये कैबिनेट मिशन भारत भेजे थे। अब इसके जो प्रमुख बिंदु थे, इसके जो इसमें 3 सदस्य थे, क्लीमेंट इटली जो भेजे थे इसमें कैबिनेट मिशन को, इसमें 3 सदस्य थे। स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स पहले सदस्य थे इसमें, स्टेफर्ड क्रिप्स। दूसरे थे एबी एलेक्जेंडर, एबी एलेक्जेंडर, एबी एलेक्जेंडर। और तीसरे जो सदस्य थे इसमें एबी एलेक्जेंडर के अलावा, वो इसमें थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस तीसरे सदस्य थे। इसे 3 सदस्यों के द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत आया था, जो कि भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए आए थे, और अपने साथ साथ कुछ उद्देश्य को लेके आए थे, जो कि भारत के उसमें जो तमाम बड़े बड़े नेता थे उनके जरिए बात को सामने लेके आए थे। और बात क्या था वो? बात ये था कि ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें उसमें अलग अलग राजाओं की अपनी अलग अलग रियासत होती थी। तो जो ब्रिटिश भारत था और जो देसी रियासतें थी, उनको मिला करके एक अखिल भारत का गठन किया जाएगा। अखिल भारत का गठन किया जाएगा, अखिल भारत का गठन किया जाएगा। किसको किसको? ब्रिटिश भारत को मिला करके और देशी रियासतों को मिला करके एक अखिल भारत का गठन किया जाएगा। और संघ की अपनी कार्यपालिका और विधान पालिका होगी। जो भारतीय संघ बनेगा, एक संघ होगा जो भारत का अपना स्वतंत्र होगा, उसकी खुद की एक अपनी विधायिका और कार्यपालिका होगी। और साथ में संविधान निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। यानी अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा की स्थापना की जाएगी।
अब यहीं से बात बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि इस मामले में ये जो सबसे मेन मकसद था संविधान सभा की मांग को स्वीकार करना, उसके पैतरे तैयार किया जाना, कैसे बनाया जाएगा, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और इसमें कितने सदस्य होंगे ये भी बात रखी गई थी कि इसमें 389 सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे, और ये सभी सदस्य भारतीय होंगे। और साथ में जो एक और फैक्ट इसमें अपनाया गया था, आया था कैबिनेट मिशन के साथ, वो ये था कि एक अंतरिम सरकार की स्थापना होगी, एक अंतरिम सरकार की स्थापना होगी, एक अंतरिम सरकार की स्थापना होगी, जो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार की स्थापना होगी और जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक और बात जानते हैं कि कैबिनेट मिशन के बारे में महात्मा गांधी ने एक वक्तव्य दिया था, और वो वक्तव्य यह था कि उन परिस्थितियों मतलब आजादी के समय जो ताल डोल चल रहे थे, उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश की जाने वाली यह एक तरीके से सबसे सर्वश्रेष्ठ योजना थी ब्रिटिश सरकार की, क्योंकि इसमें संविधान सभा की मांग को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया गया था, और अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए बोला गया था कि भारत सभी सदस्य भारतीय होंगे और भारत के देशी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग। अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 24 अगस्त 1946 को हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 का हुआ था। किसके नेतृत्व में? पंडित नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। पंडित नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन पंडित नेहरू के नेतृत्व में किया गया था 24 अगस्त 1946 को। डेट आप लोग सारा नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि डेट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। और साथ में कभी कभी क्वेश्चन में आप पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की भागीदारी थी कि नहीं थी, तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। और 2 सितंबर 1946 को 24 अगस्त 1946 को ये इसका गठन हुआ था, और 2 अगस्त 2 सितंबर 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू ने 11 अन्य सदस्यों के साथ शपथ ली थी। 11 अन्य सदस्यों के साथ शपथ ली थी किसने? पंडित नेहरू ने। और उसके बाद 24 अक्टूबर 1946 को इसमें मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई। मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई। सोचिए कि अगर हम शामिल नहीं होंगे, बात नहीं बन पाएगी, तो बाद में बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। हम पीछे क्यों रहें? क्योंकि उन्हें तो पाकिस्तान का बंटवारा चाहिए था, इसलिए मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गया, क्योंकि वो जान रहा है कि इसमें प्रमुख बिंदु जो बनने जा रहे हैं, अगर हम किनारे रहेंगे तो बाद में हमेशा किनारे ही होते चले जाएंगे। इस तरीके से उसने इसमें अपने आप को शामिल किया। ठीक है, और साथ में उसका जो मकसद था शामिल होने का, वो ये था कि परिषद के भीतर रह करके हम पाकिस्तान के लिए अपना अधिकार जता सके, कि हम पाकिस्तान में एक अलग देश बना सकें। ये इसलिए मुस्लिम लीग इस उद्देश्य के साथ मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गई थी। और जो इस परिषद के अध्यक्ष थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि उस समय भारत के वायसराय थे, वो बेबेल के स्थान पर आए थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन को इस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था, अंतिम सरकार का जो गठन हुआ था उसका। और उपाध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष जो है अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे इस परिषद के, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो कि भारत के वायसराय थे, और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसके बारे में कहा था, अंतरिम सरकार के गठन के बारे में यह कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। यानी देश तो एक है इंडिया, लेकिन इसे दो सरकार चला रहे हैं, एक भारत एक पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान अभी बना नहीं है, लेकिन अंबेडकर साहब की दूरदर्शिता थी, वो इतनी मतलब सकारात्मक थी, वो चीज़ों को पहले ही जान जाते थे क्या था क्या नहीं था। वो एक इसलिए वो एक बड़े महान व्यक्तित्व के रूप में सामने आए हैं, और वो इसीलिए वो कहे थे कि ये एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। और 9 दिसंबर 1946 को आती है बात। 9 दिसंबर 1946, क्योंकि आपको ये डेट इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, आपने सुना भी होगा, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी, और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। इस बात को आप लोग नोट करिएगा। जो संविधान सभा की पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को, इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, और ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय दिया था कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, इस बात को ब्रिटिश सरकार ने निर्णय दिया था। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना ये भी बहुत खास है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि माउंट बेटन योजना क्या है।
तो माउंटबेटन योजना को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उसमें भारत के वायसराय थे। और 3 जून 3 जून 1947 को ये माउंटबेटन योजना सामने आया। और ये योजना के प्रमुख बिंदु क्या थे? इसमें भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एटली ने, वो 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की थी। कब? 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? एटली, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की कि 20 फरवरी 1947 को, कब घोषणा की थी? 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 से पहले, कब? 30 जून 1948 से पहले भारतीयों की जो सत्ता है वो भारतीयों को सौंप देगी। मतलब अब वो भारतीयों को एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देगी, बिना किसी औपनिवेशिकवाद के। ठीक है। और उसके बाद दूसरी जो इसकी पॉइंट थी, जो भारत का विभाजन होगा वो 2 राष्ट्रों में, भारतीय संघ और पाकिस्तान में कर दिया जाएगा। यानी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होके ही रहेगा। वो इस माउंटबेटन योजना में सामने आया, क्योंकि इसके अलावा बात कोई बन नहीं पाई थी। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होना यहाँ पे लगभग लगभग तय हो गया था। और संविधान सभा भी 2 भागों में बढ़ जाएगी। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा तो संविधान सभा भी 2 भाग में बढ़ जाएगी। भारत का अपना एक अलग संविधान होगा, पाकिस्तान का अपना एक अलग संविधान होगा। और दोनों अपने अपने राज्यों के लिए संविधान तैयार करेंगे। और दोनों राज्यों को डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। यानी दोनों राज्यों को डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट यानी इसे अधिराज्य बोलते हैं, अधिराज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। अब डोमिनियन स्टेट क्या है? यानी अगर देखा जाए, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो अर्ध स्वतंत्र जो देश थे, सत्ताएं थी, उन्हें उपनिवेश या डोमिनियन कहा जाता है। यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य एक तरीके से था, ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो था, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जितने बहुत सारे देश थे जो इनके डोमिनियन स्टेट के रूप में आते थे, जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब डोमिनियन स्टेट में आते हैं। अभी जल्द में ये लोग अपने आप को फ्री किए हैं इस चीज से। तो इस तरीके से डोमिनियन स्टेट का अधिराज्य का दर्जा भारत को देना चाहते थे, लेकिन भारत इन सब चीजों से मुक्त होना चाहता था। ठीक है। और जो चौथी बात थी, इसमें चौथी जो इम्पोर्टेंट बात थी, दोनों अधिराज्यों की सीमा निर्धारण करने के लिए 2 सीमा आयोग, पहला क्या? पंजाब सीमा आयोग, और दूसरा क्या? बंगाल सीमा आयोग। पंजाब व बंगाल सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। बंगाल सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग। पंजाब में एक पाकिस्तान बना है, बंगाल से एक बांग्लादेश बना है, तो आप समझ सकते हैं। और जो इसके अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? सर रेडक्लिफ होंगे, सर रेडक्लिफ, जिन्होंने भारत पाकिस्तान की सीमा को बंटवारा किया है उधर बांग्लादेश का। तो इस तरीके से यह सब चीजें रहीं। इसके अलावा बात आती है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो थी उसमें, और साथ में ये भी है, इसमें जो माउंटबेटन योजना थी, इसमें दोनों जो देशी रियासतें थी, मतलब जो देशी रियासतें थी, उनको अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की छूट दी गई थी। ये बहुत बड़ी खास बात थी माउंटबेटन योजना में। जो देशी रियासतें थी उनको स्वतंत्र अस्तित्व अपना बनाए रखने की छूट थी। कुल मिला के अंग्रेज एक तरीके से कहा जाए तो ये नहीं चाहते थे कि भारत यूनिटी में एक तरीके से बधा रहे। वो चाहते थे कि भारत में आपसी लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे तो हमारा काम आसान रहेगा, जो उपनिवेशवाद की हमारी कोशिश है वो आगे भी जारी रहेगी। लेकिन बाद में वल्लभ भाई पटेल वकील जैसे कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी से इसका हल निकाल के अखंड भारत का निर्माण करने में सफल रहे थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की, तो माउंटबेटन योजना के अनुसार 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, एक बार जरा सा इसको इरेज कर देते हैं। 4 जुलाई 1947 को, कब? 4 जुलाई जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। और जो 18 जुलाई 1947 को, 1947 को ये पारित कर दिया गया। यानी केवल 14 दिन का समय लगा और ये संसदीय अधिनियम जो है वो ब्रिटिश संसद में पारित भी हो गया, एक तरीके से कहा जाए स्वीकृत भी हो गया। और 15 अगस्त 1947 को, जिसमें यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 अलग स्वतंत्र देश हो जाएंगे और दोनों राज्यों की स्थापना हो जाएगी। और दोनों राज्यों की संविधान निर्वाचित सभाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। और साथ में ये भी कहा गया कि दोनों राज्यों का अपना सीमा आयोग होगा, जिसके लिए यहाँ पे रेडक्लिफ सीमा आयोग का गठन किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो इस तरीके से ये सब चीजें रहीं, जहाँ से आपको चीजें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ चीजें आपको यहाँ से समझ में आई होंगी।
बहुत अच्छी जानकारियाँ कुछ यहाँ से आपको मिली होंगी। आप लोगों को ज़रा सी भी क्लास अगर अच्छी लगी होगी, तो आप लोग पहली बात चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में अपने यार मित्रों के पास शेयर भी करिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता रहे, ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के पास बराबर देता रहूँ। और ये पॉलिटी की जो क्लास होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, आप सभी को पता है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा का जो गठन हुआ था, उसके जो उद्देश्य प्रस्ताव थे, प्रारूप समितियाँ थीं और एक तरीके से कहा जाए तो भारतीय संविधान की जो विशेषताएँ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्य